गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और इंग्लिश सीखने में व्यस्त हैं। आप सभी लोग आज के सेशन के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे। हमने इससे पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था, एज यूजुअल आपको पता है कि हम हर नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा होता है हम उसको एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। जितनी भी सारी चीजें हमें पढ़नी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, या अभी जर्नल टर्म में बात कर लो कि परफेक्ट कंटीन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन हमें ये बताती है कि जो हमारा एक्शन है वो कंप्लीट भी है और अभी प्रोसेस में है, कहीं जाकर वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी हम उस ड्यूरेशन को, उस टाइम को उसके साथ में लिखते हैं जितने समय के लिए वो कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक, और मैंने आपको बताया था कि उस टाइम को हम लिखते हैं सिंस और फॉर प्रीपोजिशन की मदद से। ठीक, उसके बाद मैंने ये बताया था कि सिंस के बाद हमेशा कोई पॉइंट ऑफ टाइम लिखा होगा और फॉर के बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखी होगी। वेरी गुड। तो जिस सेंटेंस में आपको सिंस प्लस टाइम लिखा हुआ दिख जाए और फॉर प्लस टाइम लिखा हुआ दिख जाए तो आप कहीं ना कहीं समझना कि अब हमसे बात हो रही है किसके बारे में, कि एक्शन कंप्लीट भी है और इनकम्प्लीट भी है। अभी आप कहोगे सर समझ नहीं आया, बिल्कुल भी। तो देखिए, अब मैं आपको जो यहां तक रिवाइज करा रहा था वो पिछली क्लास का था। तो सिंपल सी शब्दों में आपको बस इतना समझना है कि जहां पर टाइम की बात होगी, ठीक, टाइम की बात होगी और उसके साथ हमें प्रीपोजिशन लिखनी होती है, तो हम जनरली दो प्रीपोजिशन लिखते हैं, एक सिंस एक फॉर। सिंस के साथ हम टाइम पॉइंट लिखते हैं 2 PM, संडे, यस्टरडे, मॉर्निंग, इवनिंग। ठीक, और हम फोर के साथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखते हैं 2 आवर्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 3 ईयर्स या 2 डेज वगैरह वगैरह। ठीक, ये हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, कि एक्चुअल में इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में एरर कैसे आती है। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आज मैंने सबसे पहले पिछली क्लास का जो डिस्कशन था उसको रिवाइज करा दिया। अब मैं धीरे 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 उस सेशन को इस क्लास से जोड़कर मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सिखाने वाला हूं। तो अब अगर हम देखें तो इट इज रेनिंग फॉर 3 वीक्स। अब हमने ये कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ, क्या बेटा, कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ फोर प्रीपोजिशन के बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखी जाती है। तो ये फोर प्रीपोजिशन लिखी है, वेरी गुड। अब इस फोर प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखा है? टाइम लिखा है। अब ये टाइम पॉइंट है या ड्यूरेशन है? तो आपका जवाब होगा ये टाइम ड्यूरेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, ये ड्यूरेशन के बारे में बता रहा है। अब ड्यूरेशन क्या थी? मैंने आपको बताया था कि ड्यूरेशन का मतलब होता है दो टाइम के बीच का गैप, यानी 3 आवर्स किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के बीच का गैप होगा। वेरी गुड। अगर नहीं समझ आया तो पिछली क्लास को जरूर देखें, क्योंकि वो इससे कहीं ना कहीं आपको लिंक कराएगी और आपके कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करेगी। ठीक, अब हमें पता था कि प्रीपोजिशन अगर फोर लिखी हो तो हम उस फोर प्रीपोजिशन के लिए हम हमेशा ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखते हैं। तो ये लो जी, यहां प्रीपोजिशन की तो कोई एरर नहीं है, सही है। लेकिन अगर हम यहां देखें तो ये जो हमारा टेंस, जो वर्ब की फॉर्म है, अगर हम इसे देखें तो यहां पर कौन सा टेंस है? तो यहां पर यूज हुआ है बेटा कौन सा टेंस? यहां पर यूज हुआ है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। वेरी गुड। अब अगर हम देखें तो हमने इस एक्शन को टेम्परेरी दिखाया है। टेम्परेरी दिखाया है मतलब एक्शन ऑन गोइंग है, लेकिन हमने इसके साथ फोर प्लस
टाइम भी लिखा है, यानी उस एक्शन की ड्यूरेशन भी हमने लिख दी। अब हम ड्यूरेशन क्यों लिखते हैं बेटा? आप कहोगे सर हमें ये दिखाना है, एक्शन अगर कंटिन्यू ही दिखाना होता, मान लो हमें इनकम्प्लीट ही दिखाना होता, तो हम इस 4+3 वीक्स को क्यों लिखते? क्योंकि जब भी हम कुछ बोलते हैं या कुछ बताते हैं, आप अपने घर पर भी कुछ बोलोगे तो ऐसा, जब आपके यहाँ आसपास कोई बोलता है, मान लीजिए सड़क पे अपने आप बोलता हुआ जाता है, तो सभी उसको पागल बोलते हैं या नहीं? यानी हम जरूरत पड़ने पर ही बोले, और जब जरूरत हो उतना बोले, और जिस चीज की जरूरत हो वो बोले, तो माना जाता है कि हाँ व्यक्ति सही है। लेकिन हम उलूल जुलूल बोले, फालतू बोले, या फिर बोले ही ना, तो उस चीज को गलत माना जाता है। ऐसे ही इस सेंटेंस में अगर हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ 4+ टाइम लिखा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखी है, तो इसका मतलब यहां पर हम कुछ ना कुछ मेंशन करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर हम इनकम्प्लीट ही दिखाना चाहते एक्शन को, तो हम सिंपली इतना लिख देते इट इज रेनिंग, कि वर्षा हो रही है या बारिश हो रही है। लेकिन हमने इसके साथ स्पेशली मेंशन कर दिया 3 वीक्स को, कि 3 वीक्स, अब 3 दिन से बारिश हो रही है, और एक्शन अभी टेम्परेरी है। टेम्परेरी मतलब गोइंग ऑन है, कंटिन्यूअस है। लेकिन हमने इस एक्शन की, इस स्टेट की, जो ये घटना घट रही है, जो ये काम हो रहा है बारिश पड़ने का, इसकी ड्यूरेशन हमने इसके साथ लिख दी। तो जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन कर देते हैं, तो ये टाइम दिखाता है कि ये एक्शन 3 वीक्स के लिए, या जितना टाइम उसके साथ लिखा है उतने टाइम के लिए कंप्लीट है। अगर हम इसका यहां सेंस देखें, मीनिंग देखें, तो इस मीनिंग से हमें यह पता चल रहा है कि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि 3 दिन बारिश को पढ़ते पढ़ते कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी भी बारिश पड़ रही है। या तो वो 1 घंटा बाद रुके, 1 मिनट बाद रुके, 2 मिनट बाद रुके, लेकिन जिस समय हम उसकी बात कर रहे हैं, उसको पूरे 3 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, और वो अभी भी कंटिन्यू है, और अभी भी कंटिन्यू है, और 3 वीक हो चुके हैं। अगर यहां पर हम देखें, तो यहां हमें मीनिंग दिखाना है कि एक्शन कुछ टाइम के लिए कंप्लीट भी है, और एक्शन अभी इनकम्प्लीट है, आगे जाकर रुकेगा, या जो भी होगा वो बात की बात है। इसका मतलब अब हमें ऐसी वर्ब की फॉर्म चाहिए जो हमारा ये मीनिंग कन्वे कर दे कि एक्शन कंप्लीट भी है और इनकम्प्लीट भी है। क्योंकि अगर हम कॉन्टिन्यूअस ही लिखा रहने देंगे, तो हमें सिर्फ इतना ही पता चल पाएगा कि एक्शन कंटिन्यू है, बस कंप्लीशन का पता नहीं लग पाएगा। तो इसके लिए ही हमने कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों को बताने वाला टेंस यूज कर लिया। और हमने टेंस आइडेंटिफिकेशन में जब स्टेट ऑफ एक्शन पढ़ी थी, तो हमने वहां सीखा था कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों को बताता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कंप्लीशन को दिखाने के लिए परफेक्ट, और कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए कॉन्टिन्यूअस, दोनों को मिलाकर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर लेंगे। और अब हम यहां बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो हम यहां लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम यहां लिख देंगे इट हैज बिन रेनिंग फॉर 3 वीक्स। अब हमने यहां हैज क्यों लिखा है? क्योंकि हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाती है क्या बेटा? हैज के साथ जब भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो ये परफेक्ट टेंस को बताती है। आपने पढ़ा है कि नहीं? और हमें कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी पड़ती है। तो ये क्या बनाती है बेटा? ये बनाती है कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अब हमें परफेक्ट भी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस भी चाहिए। इसका मतलब मैन वर्ब से पहले, ये जो रेनिंग है, इस मैन वर्ब से पहले हमें हैज भी चाहिए, हैज हैव की फॉर्म भी चाहिए, और बी की फॉर्म भी चाहिए। तो अब हम लिखेंगे, मान लो हैज या हैव में से कोई एक, तो हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। लेकिन हम वो कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे? हम वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे जो हमारे एक्शन को कंटिन्यूअस बना दे। तो बी की फॉर्म हमें लिखनी पड़ेगी। तो बी की हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है?
बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। जैसे बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर और बी खुद। सेकंड फॉर्म होती है इसकी क्या बेटा, वॉज एंड वर। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो इसीलिए हमने हैज के बाद क्या लिख दिया, बीन। अब जो ये बीन है ये बी की फॉर्म है, और बी की फॉर्म के साथ हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए, तो हमने लिख दिया रेनिंग। तो बेटा इतना समझ आया कि हमने रेनिंग क्यों लिखा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आया होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनता है। तो जब भी हम कंटिन्यूअस एक्शन के साथ उसका पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिख देते हैं तो ये एक्शन में अंडरस्टूड होता है, छिपा रहता है, उसका मीनिंग ये निकलता है कि ये एक्शन इतने टाइम के लिए कंप्लीट हो चुका है। और जो टेंस हमने लिखा है कंटिन्यूअस, वो हमें ये बता देता है कि ये कंप्लीट तो हो चुका है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जारी है। तो इसके लिए हमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों को दिखाने वाला टेंस लिखना पड़ता है, और कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों स्टेट को दिखाने वाला एक टेंस होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम यहां लिख देंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए कंफ्यूजन आपको कब होगा, कंफ्यूजन आपको तब होगा जब आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना नहीं आता होगा। आपको कंफ्यूजन तब होगा जब आपने टाइम एक्सप्रेशन को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। अगर आप प्रॉपर पिछली क्लासेस को पूरे कंप्लीट जैसे जैसे जिस जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया है, अगर आप उसको वैसे वैसे फॉलो करोगे और वैसे ही देखोगे तो ये गारंटीड है कि हर एक चीज समझ में आएगी। हर एक चीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समझ नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ बच जाता है कि जो आपकी समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट करने के लिए फ्री हैं बेटा। आप टक 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 कुछ भी तो कमेंट कर सकते हो। आपको क्लास अच्छी लगे तो बता सकते हो, बुरी लगे तो बता सकते हो, समझ में नहीं आ रहा तो बता सकते हो। कोई मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जो मैंने कम समझाया है, हालांकि ऐसा होता नहीं कि मैं कम समझाऊं किसी चीज को, लेकिन आपको लगता है कि सर इसको समझाना भूल गए या कम समझाया है, थोड़ा और समझा देते तो हमें समझ आ जाता। तो आप उस पॉइंट को कमेंट में लिखकर बता सकते हो कि सर इसको बता दीजिए दोबारा। बाकी क्लासेस कैसी लगती हैं आपको, या क्या तरीका है जो पढ़ाने का आपको अच्छा लगता है, नहीं क्लासेस अच्छी नहीं, ये भी कुछ करके थोड़ा कमेंट कभी बता दिया करो, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि हाँ आप क्लासेस देख रहे हो। ठीक, उससे एनर्जी मिलती है, थोड़ा सा खुशी मिलती है, बस इतना है। बाकी सब्सक्राइब लाइक वगैरह तो बस अब क्या ही कहें, वो तो स्टूडेंट अपनी मर्जी के मालिक हैं करे ना करे, वो तो हमारा काम टीचर का पढ़ाना है, बाकी तुम्हारा काम पढ़ना है, पढ़ने पे ध्यान दो। बाकी तुम्हें लगे ऐसा कि शेयर करना या कुछ भी करना तो आपकी मर्जी है। बाकी बढ़ते हैं आगे। अब हमने पढ़ा था कल कि फॉर प्रीपोजिशन है और सिंस प्रीपोजिशन है। अब ये दो प्रीपोजिशन होती हैं जिनके बाद हम टाइम पॉइंट लिख सकते हैं, और प्रीपोजिशन भी होती हैं, लेकिन फिलहाल हम इनकी बात कर रहे हैं कि जब भी आपको इन दोनों में से कोई सी प्रीपोजिशन लिखी हुई दिखे, तो अगर फॉर प्रीपोजिशन के बाद कोई टाइम का पॉइंट दिखे और सिंस के बाद कोई टाइम लिखा हुआ दिखे, तो ध्यान रखना हम वहां पर कौन सा टेंस यूज करते हैं बेटा, हम वहां पर यूज करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब वो प्रेजेंट का हो सकता, पास्ट का हो सकता या फ्यूचर का हो सकता, हम वो पढ़ेंगे आगे। लेकिन इतना ध्यान रखना हम लिखेंगे तभी जब फॉर और उसके साथ कोई टाइम लिखा हो। फॉर के बाद क्या लिखते हैं बेटा, अभी आपने क्या पढ़ा था कि फॉर के बाद लिखा जाता है ड्यूरेशन को, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 3 वीक, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। और सिंस के बाद लिखा जाता है टाइम के पॉइंट्स को, संडे, मंडे, यस्टरडे, टुमारो, नेक्स्ट वीक, लास्ट ईयर, ये सारी चीजें। ठीक, उसके बाद मैंने आपको आज बताया क्या, मैंने आपको आज बताया कि हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखते क्यों हैं, कब लिखते हैं। तो जब कंटीन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन के साथ हम पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन कर दे, या जहां भी आप जर्नल ये समझ ले कि जहां फॉर के साथ कोई टाइम ड्यूरेशन लिखी हुई मिल जाए, सिंस के साथ कोई टाइम लिखा हुआ मिल जाए, टाइम का पॉइंट लिखा हुआ मिल जाए,
तो आप समझ जाना कि वो एक्शन कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों को दिखा रहा है, और कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों को दिखाने के लिए जो टेंस का यूज किया जाता है वो आप यहां यूज कर देंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए कुछ इसी में आपको जो मैंने आज और कल समझाया था उसी थोड़ी सी नॉलेज को हम इन सवालों में लगा के देखते हैं कि हमसे सोल्व होते हैं या नहीं। और हमारे एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं आसमान से उतर के आएंगे। बेटा सवाल तो इंग्लिश कंसेप्ट से ही बना के देंगे और यही कंसेप्ट है। अब देखिए पहला सवाल क्या, आई एम स्टडिंग हेयर सिंस द लास्ट ईयर्स, यहाँ 3 ईयर्स है, सॉरी, सिंस द लास्ट 3 ईयर्स, क्योंकि ईयर्स फुल फॉर्म है तो सॉरी ईयर्स प्लूरल है तो इसके साथ नंबर लिखे होंगे मोर देन 1 2 3 4, मैंने 3 मान लिया। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ सिंस प्रीपोजिशन लिखी है, वेरी गुड। अब सिंस प्रीपोजिशन के बाद एक टाइम लिखा है, वेरी गुड। तो हमें पता है सिंस के बाद टाइम लिखा जाता है, लेकिन सिंस के बाद लिखा जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन क्या 3 इयर्स पॉइंट ऑफ टाइम है? ये तो ड्यूरेशन है 3 साल की पूरी। ड्यूरेशन मतलब अवधि, अवधि जो भी हिंदी में कहते हैं। तो ये 3 साल की एक ड्यूरेशन है, हम यहाँ पॉइंट की बात नहीं कर रहे। तो हमारी पहली एरर ये है इसमें कि यहाँ सिंस नहीं फॉर यूज होगा, वेरी गुड, आपने समझ लिया। एक तो इस तरह से सवाल आता है, ठीक। अब मान लीजिए यहां पर 4 ही लिखा हुआ आता कि आई एम स्टडिंग हेयर फॉर द लास्ट 3 इयर्स। अब हमने 4 के साइड ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिख दी। अब ये कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन है। अगर हम यहां देखें आई एम स्टडिंग, तो आई के साथ एम, इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, और आईएनजी लिखा है तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अगर हम देखें तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन के साथ, इनकम्प्लीट एक्शन के साथ हमने उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन कर दिया। तो अब ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमें ये दिखाता है कि ये जो एक्शन अभी कंटिन्यू है पढ़ने का, कि मैं पढ़ रहा हूं यहां पर 3 घंटों से। तो जो ये 3 घंटे हैं, ये 3 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। तो यहां पर मुझे ये सेंस दिखाना है, ये मीनिंग सामने वाले को दिखाना है कि मैं 3 घंटे पढ़ाई कंप्लीट कर चुका हूं और अभी आगे भी कंटिन्यू है। चाहे मैं 1 सेकंड पढ़ूं, 10 सेकंड पढ़ूं, लेकिन जिस समय तक मैं बात कर रहा हूं उस समय तक वो एक्शन अभी टेम्परेरी है, मतलब कंटिन्यू है, मतलब ऑन गोइंग है, मतलब चल रहा है। अब 3 घंटे कंप्लीट है, अभी चल रहा है, तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों हुआ। अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों दिखाना है, तो जो कंप्लीशन और इनकम्प्लीशन दोनों को शो करे वो वाला टेंस हम लिख देंगे। और कंप्लीशन और इनकम्प्लीशन दोनों को शो करने वाला जो टेंस होता है उसी को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब यहां पर हम लेंगे कि आई हैव बीन स्टडिंग हेयर फॉर द लास्ट 3 इयर्स, ठीक। नेक्स्ट नीचे आते, क्या लिखा है बेटा, हिज फादर हैज बीन विद अस फॉर 2020 2017 से हमारे साथ है, ठीक है, 17 से। अब अगर हम देखें तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं। अब विद अस, ठीक है, विद अस, वेरी गुड। फॉर, वेरी गुड। अब हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब हमें पता है कि 4 प्रीपोजिशन के बाद हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब होता है 2 पॉइंट के बीच का गैप, एक कहीं से एक्शन शुरू हुआ कहीं खत्म हुआ, यानी गैप ड्यूरेशन अवधि कहलाती है। लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। मैंने आपको कल बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम किसे कहते हैं। तो जब आपने कल की क्लास अगर ठीक से पढ़ी है, उसको रिवाइज किया है, तो आपको ये पता चल गया कि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। अब हमें पता है कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम हमेशा सिंस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये लो, पहली एरर तो हमने ये आती है, हमारे एग्जाम में ऐसे ही आता है बेटा। और यही आपको 1-2 नंबर, जितने भी आपके एग्जाम में एरर आएगी 2 नंबर की जनरली आती है, तो आपको ये दिलाकर ले जाएगी 2 नंबर। लेकिन अगर हम देखें तो जब हम सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम लिखते हैं तो
तो हम वहां पर कंप्लीशन और इनकम्प्लीशन दोनों दिखाते हैं। तो उसके लिए हमें वो टेंस यूज करना पड़ता है जो परफेक्ट भी हो और इम्परफेक्ट यानी कि इनकम्प्लीशन को भी दिखाए। वेरी गुड। अब अगर हम यहां देखें तो ये क्या लिखा है बेटा, हैज बीन लिखा है। तो अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है। आप कहोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखो। तो मैं कहूंगा कि जो हमारी वर्ब होती हैं स्टेटिव वर्ब, तो उन स्टेटिव वर्ब का कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता। तो जब उनका कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता, तो अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी उनके साथ लिख दोगे तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही नहीं जा पाएंगी, क्योंकि जब उनका कंटीन्यूअस टेंस ही नहीं बनता तो क्या बेटा उनका क्या नहीं बनेगा। वैसे तो ये वर्ब का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां हमारे उसमें यूज आता है तो इसीलिए बताना पड़ता है। डिटेल में मैं आपको वर्ब में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई इट इज हैपन, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम गौर से देखें, तो जब हम गौर से देखेंगे तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है और यहाँ पॉइंट लिखा है सिंस प्रीपोजिशन के बाद, तो असल में तो यहाँ परफेक्ट कंटीन्यूअस आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर परफेक्ट को सही मानेंगे। क्यों, ये अभी हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे क्यों। अभी ध्यान रखना कि ऐसी वर्ब जिनका कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता, अभी आप वर्ब चैप्टर में समझ जाओगे कि किन वर्ब का कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता, तो उनका कंटीन्यूअस टेंस बनता ही नहीं। तो वो कंटीन्यूअस में जब आते नहीं तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में कैसे चले जाएंगे। तो हमारी मजबूरी होती है कि हम उन्हें फिर परफेक्ट में ही लिखें। तो आप कहोगे सर मीनिंग तो बदल जाएगा। आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर हमेशा परफेक्ट कंटीन्यूअस में ना लिख करके अगर हम इसमें परफेक्ट में ही लिख देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिख देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ना लिख करके, तो यहां मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगा। आपके दिमाग में ये आनी चाहिए बात, और आई भी होगी। अब वो मीनिंग चेंज होगा या नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे क्लास धीरे धीरे आगे चलेगी। अब के लिए सिर्फ इतना समझे कि जो वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता या जिनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता या जिनकी कॉन्टिन्यूअस आईएनजी फॉर्म होती ही नहीं है, तो फिर हम उन्हें कॉन्टिन्यूअस में लिख कैसे देंगे। और जब उन्हें लिख ही नहीं सकते तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे लिख देंगे। तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि उन वर्ब्स को स्पेशली हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिख कर हम सिंस और टाइम, सिंस और फॉर प्रीपोजिशन के बाद टाइम पॉइंट लिख देते हैं और वो वही मीनिंग देती हैं जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो मीनिंग कैसे देती हैं, कैसे सेम होता है, कैसे डिफरेंट होता है। देखिए अभी आपको मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, सिंपली जो मैंने आपको पिछली चीजें पढ़ाई थी उनको कैसे इम्प्लाई करना है, कैसे उनसे रिलेटेड एरर हमारे एग्जाम में आती हैं, मैं सिर्फ आपको अभी वो बता रहा हूं। आप देखो, आपको लग रहा होगा सर हमने इतना पढ़ लिया, ये हमारे काम कैसे आएगा, आपने तो सवाल ही नहीं कराए, आपने तो एरर सोल्व भी नहीं कराई। सर तुम तो एरर कराओ हमें, सर क्वेश्चन कराओ, मोस्ट 200 क्वेश्चन, मोस्ट 2000 क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मैं कहूंगा बेटा पढ़ वो तो आप कहीं से बुक उठा लोगे, जब आप कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, और जब आप एक एक सेकंड में टिक देखते ही आंसर, देखते ही आंसर, जब एक एक करके आंसर लगाते जाओगे ना तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखिए मान लो मैं यहाँ 200 क्वेश्चन ले भी आऊं और आपको वो चैप्टर क्लियर नहीं है, तो बेटा मुझे अपनी वाहवाही नहीं करानी कि सर ने 200 क्वेश्चन कर दिए क्लास में ही, सर तो इतना जानते हैं। सर से, सर के जानने से कुछ नहीं होगा, आपको आना चाहिए बेटा। हाँ, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा मैं डेफिनेटली लिख के देता हूं कि मार्केट के अंदर जितनी भी बुक है आप एक बुक को उठा लेना, जो भी आपके टीचर कोई भी पूरी मार्केट में, यहां से अपने आसपास के मुखर्जी नगर के या कहीं के भी टीचर, कोई से भी टीचर हो, अगर आपको लगे कि हाँ जो सर आपने एरर कराई है वो एरर जो है कि उनकी बुक में इससे ज्यादा से मतलब नहीं कि वो कंसेप्ट अलग नहीं मिलेगा, और जितनी भी बुक्स हैं सबको एनालिसिस करके, सबका निचोड़ निकाल करके इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद सारी एरर कराऊंगा मैं यहां, ऑफकोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले बेटा मुझे चैप्टर तो पढ़ाना पड़ेगा।
और चैप्टर हम पढ़ के सारे कंसेप्ट को क्लियर करके और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और आपको इसके अलावा कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, सच बता रहा हूं, कोई बुक नहीं लेनी, कोई फैंसी, कोई महंगी, कोई कुछ भी बता रहा ना, सस्ती वस्ती, कोई बुक नहीं लेनी। आपको सिंपली इन लेक्चर्स को रिपीटेड मोड पे देखना है, आपको इन लेक्चर्स के नोट्स बनाने हैं। आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ डलती है, आप टेलीग्राम पे जाएं, वहां आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां आपको पीडीएफ वगैरह मिलेंगी। अब वहां से नोट्स बना लेना, वरना आप क्लास चलती हुई एक बार देखिए आपने, जैसे आपकी क्लास चलती है आपने देख ली, फिर आपको स्पीड बढ़ा करके आप छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा और आप ये देखेंगे कि आप समझ ही इतना जाएंगे क्लास में कि छोटे शॉर्ट नोट से भी आपको चीजें समझ आएंगी। तो बेटा आपके लिए जो जरूरी है मैं खुद करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप इस चैनल पे आए हो, इस चैनल पे जुड़े हो, आपने मुझ पे भरोसा किया है ना, तो भरोसा कर सकते हैं, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। आप एक बार भरोसा तो करें, क्योंकि देखिए होता है ना, नए नए चेहरों पे थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल होता है, तो करें जरा। बाकी वापस आते कंसेप्ट में, पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब तेरा जो भी लेक्चर मुझे देना था मैंने दे दिया। सी इज प्लेइंग टेबल टेनिस सिंस 2023। अब हमें पता है कि सिंस प्रीपोजिशन के बाद हम जो भी लिखते हैं वो एक टाइम का पॉइंट होता है। तो क्या ये टाइम का पॉइंट है? वेरी गुड, हाँ ठीक है। तो यहाँ प्रीपोजिशन वाली एरर तो नहीं है। सिंस लिखा है प्रीपोजिशन, और सिंस प्रीपोजिशन के बाद पॉइंट ऑफ टाइम यूज किया जाता है, और यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम ही लिखा है। वेरी गुड, तो यहाँ कोई प्रीपोजिशन से रिलेटेड तो एरर है ही नहीं। अब देखो यहाँ टेंस क्या लिखा है, तो जब हम सिंस प्लस टाइम लिखते हैं या फिर फॉर प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखते हैं, तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम उन एक्शन को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखें। लेकिन यहां पर कॉन्टिन्यूअस लिखा है, अब वो कहां का कॉन्टिन्यूअस है? प्रेजेंट का। तो हम कहां का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखेंगे? प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सी हैज बीन प्लेइंग टेबल टेनिस सिंस 2013 से वो टेबल टेनिस खेल रही है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा। अब देखिए क्या लिख रहा है, फॉर द लास्ट 2 आवर्स। अब बेटा फोर क्या है? फोर है हमारी प्रीपोजिशन। वेरी गुड। ये फोर किस चीज की प्रीपोजिशन है? तो हम कहेंगे टाइम की प्रीपोजिशन है, और इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन करती हैं, लिखी जाती है। ठीक है, हमने फोर के बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम रखी है, इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। अबाउट टेंस पर अगर हम टेंस देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस एक्शन के साथ जब हम पॉइंट या ड्यूरेशन लिख देते हैं सिंस या फॉर प्रीपोजिशन के बाद, तो हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि हमें वहां पर मीनिंग ये कन्वे करना होता है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है और अभी कंटिन्यू है। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों दिखाने हैं, तो उसके लिए हमें वो वर्ब की फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, वो टेंस यूज करना पड़ेगा जो कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों दिखाए। और कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों कौन दिखाता है? आपको पहले से पता है। वेरी गुड, तो आपको वही कर देना है। अब आपको कैसे ठीक करना है, कमेंट में आंसर लिख के बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आपको इस सेंटेंस को सही लिखना है कि सर सही ये स्ट्रक्चर इसका ये होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन कुछ कंफ्यूजन बच्चों के मन में रह जाते हैं। जैसे कि क्या कंफ्यूजन बच्चों के मन में रह जाते हैं कि सर कुछ फॉर्म्स जो आपने कहा था कि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दोनों में लिख देते, अभी मैंने आपसे पीछे बताया था कि जो वर्ब की फॉर्म का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, या जो वर्ब की फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखी जाती, मतलब जिनकी आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट तो करती है लेकिन हम उसको लिखते नहीं। आप देखिए लव का लविंग तो कर लोगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है। ये प्रोग्रेस ऑनगोइंग एक्शन को दिखाता नहीं है, ये हमारी स्टेट होती है। तो स्टेट जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं उनको हम जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते, तो नहीं लिखते तो इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा ही नहीं, और कॉन्टिन्यूअस ही नहीं बनेगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बन जाएगा? तो हमारी मजबूरी है कि हम कॉन्टिन्यूअस को मिस करें और परफेक्ट में लिख दें, हमारा वही मीनिंग आएगा।
लेकिन अभी कहोगे सर वो मीनिंग कैसे आएगा, वो बता दो हमें सब। तो अब हम आगे यही डिस्कशन करेंगे। देखिए आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम में नो एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी एरर तो ठीक है आ गई, कॉन्टिन्यूअस आएगा या फिर इस तरह से प्रीपोजिशन की एरर आएगी कि टाइम के पहले सिंस यूज करना है या फॉर, ये डिसाइड करेगा कि वो टाइम पॉइंट है या ड्यूरेशन। अगर ड्यूरेशन है तो हम फॉर प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और टाइम अगर सिंस है तो टाइम अगर पॉइंट है तो हम सिंस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। यहां तक हमने ये सीख लिया। लेकिन अब अगर हम गौर से देखें तो अब हमें ये समझना है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का मतलब दोनों का सेम बैठता है क्या, जब हमारी वर्ब कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज होती। अब अगर हम देखें तो ये लिखा रेशमा इज लविंग यू सिंस द लास्ट 8 years। अब हम यहां देखें तो ये ड्यूरेशन है। अब हमें पता है कि जो ड्यूरेशन होती है उनके लिए प्रीपोजिशन यूज की जाती है फॉर। हमने सटपट से फॉर प्रीपोजिशन लिख दी और हमने देखा इज लविंग यू, तो हम जैसा अब तक करते आए थे तो हमें पता है कि जब भी हम सिंस या फॉर प्रीपोजिशन के बाद जब हम टाइम लिखते हैं तो हमें पता रहता है कि जो हमारा एक्शन है, जो हमारा जो वर्ब है वो परफेक्ट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों को दिखाने वाली लिखनी है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हम यहाँ टेंस लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुछ यहाँ लिख देंगे रेशमा हैज बीन लविंग यू सिंस, तो हट गया फॉर द लास्ट 8 years, और उनको लगेगा कि हम ये सेंटेंस सही कराए। या मान लो ये सेंटेंस ऐसे ही लिखा होता कि रेशमा हैज बीन लविंग यू फॉर द लास्ट 8 years, तो बेटा यहां इस सेंटेंस में क्या एरर है? तो यहां इस सेंटेंस में ये एरर है कि जो ये लव प्रीपोजिशन है ये स्टेट को दिखाती है, ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, तो लविंग का भी नहीं बनेगा। तो हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं लिख सकते। अब जब कॉन्टिन्यूअस नहीं लिख सकते तो हमें परफेक्ट ही लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे हैज लव्ड यू फॉर द इतना। अब कहोगे सर यहाँ मीनिंग तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम उन एक्शंस को लिखते हैं जो पास्ट के कंप्लीट एक्शन होते हैं और उनका प्रेजेंट में कोई इफेक्ट मौजूद होता है। तो मैं उसी कंसेप्ट से आपको बताऊंगा और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इन दोनों का मीनिंग सेम ही है। जब हम यहां फॉर प्रीपोजिशन लिख दें तब ध्यान रखना, बाकी अन्यथा सिचुएशंस में नहीं रहेगा जी। तो अगर हम देखें जैसे मैंने लिखा आई हैव दिस कार फॉर 3 years, तो हमें पता है फॉर एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखी जाती है, तो हमने उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिख दी। चलो इतने पार्ट में हमारे एरर नहीं है, ये पार्ट हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हमें पता था, अब तक जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता था कि जहां पर 4 प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखी हुई दिख जाए तुरंत आके मीच करके हमें यूज करना है क्या बेटा, हमें यूज करना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए मैंने अभी आपको यहां बताया था, आपको किसी बुक में आप पढ़ोगे ना तो ये रूल मिलेगा आपको देखने के लिए, लेकिन मैं अब आपको ये बता रहा हूं कि ये रूल कहां कहां फेल होता है, ये रूल कहां कहां जाकर ये रूल लगना बंद हो जाता है, कहां कहां जाकर ये रूल्स के एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए हर एक चीज के पीछे का आपको लॉजिक पता होना जरूरी है। इंग्लिश आसान है तब जब आपको इसको आसान तरीके से सिखाया जाए तब, वरना रूल नंबर 200, रूल नंबर 250, रूल नंबर इतना ही करते रह जाओगे। आपको लगता होगा सर सिलेक्शन तो ले जाते हैं रूल से पढ़ने वाले, तो मैं ये कहूंगा बेटा कि उनकी एकेडमिक लेवल्स अच्छे होते हैं। कभी जिन बच्चों ने पता थोड़ा बहुत रूल से पढ़ के सिलेक्शन लिया है उनसे पूछना आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है। कोई बीटेक बोलेगा, कोई आईआईटी बोलेगा, कोई मैंने जेएनयू से किया है, कोई दिल्ली पुलिस कैंपस से किया है, कोई कहीं से किया है, कोई कहीं से किया है। यानी उनकी बेटे एकेडमिक लेवल पे भी पढ़ाई अच्छी होती है और उनकी ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ाई अच्छी होती है। कहीं ना कहीं इंग्लिश के साथ इंटरैक्ट रहते हैं तो उन्हें स्ट्रक्चर फैमिलियर होते, तो वो समझ जाते कि यहाँ एरर होगी, वहां एरर होगी। दूसरा,
उन्हें मिलता है एडवांसमेंट वोकैबुलरी का, क्योंकि वो शुरू से चीजें इंग्लिश में पढ़ी है उन्होंने अच्छे से, तो वो वोकैबुलरी को ठीक कर देते। लेकिन एक बच्चा जो गांव से बिलोंग करता है, जिसने 10वें बार में तक कभी इंग्लिश को वैल्यू नहीं दी, क्वेश्चन आंसर रटे, दोस्त से पूछे, टीप कर ली, बस हो गया काम। मानोगे नहीं मेरे बात को? ग्रेजुएशन में बस नाम मात्र के लिए कभी पढ़ी तो पढ़ ली, या आपने कुल मिलाकर पढ़ भी ली तो आपको दिक्कत होती है, स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा? जब ये छोटी छोटी चीजें आपको नहीं पता होंगी तभी तो आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा। देखिए, पढ़ना जरूरी है। अगर देखिए जो चीजें आप ये पढ़ रहे हो ना, वो सारी चीजें वो एकेडमिक लेवल पे पढ़ चुके हैं, तो वो रूल याद करके रट करके नंबर ले आएंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो अगर कोई इंग्लिश में अगर पैराग्राफ लिखा देखते हैं तो उन्हें मीनिंग समझ में आता है। लेकिन जो बच्चे गांव देहात से बिलोंग करते हैं, उनकी ये सब चीजें समझ नहीं आती। उनके लिए काला अक्षर भैंस से भी बड़ा हो जाता, बराबर तो छोड़ो। तो बेटा आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि रूल्स हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब देखो रूल्स कैसे फेल होते हैं। रूल्स का एक्सेप्शन क्या है? क्या हमें रूल से अलग भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद रखनी है? क्या हमें रूल से अलग भी ऐसी चीजें हैं जो हमें देखनी है? मेरा काम है आपको बस सिखाना कि सोचना कैसे है, रटना नहीं, समझना है चीजों को और अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी है। जिस तरह से एसएससी के पेपर्स आ रहे हैं ना, जिस तरह से पैराग्राफ्स बड़े बड़े अब होने लगे, पैसेज बड़े बड़े आने लगे, अगर आप बैंकिंग लेवल को देखोगे तो कहीं ना कहीं एसएससी के छोटे मोटे पेपर भी ना बैंकिंग लेवल को टच कर रहे हैं। बेटा आपको अपनी, आज तो जमाने में 512 MB लेकर क्या करोगे बेटा? अपनी रैम को बढ़ाओ, अपनी मेमोरी को बढ़ाओ, कैपेसिटी को बढ़ाओ, सोचने समझने की। अब तो फोन भी कोई छोटी MB वाले यूज नहीं करता। अभी कहाँ पड़े हो बेटा आप? वो ऐसे थोड़ी ना बढ़ेगी रटने से, समझने से। अपनी क्षमता को बढ़ाओ, 10 GB 20 GB जितना भी हो सके। हालांकि ये तो एक मैं समझाने के लिए यूज कर रहा था, लेकिन मेरा पर्पज यही था कि आप खुद की अपनी थिंकिंग यूज करोगे ना, तो बेटा आपको हमेशा काम देगी जिंदगी में। और इंग्लिश तो सीखी ही इसलिए जाती है कि आप उसको अपनी लैंग्वेज को एज अ अपने कैरेक्टर में उतारो, अपने बिहेवियर में उतारो और उसको यूज करो डेली बेसिस पे, क्योंकि हर एक लैंग्वेज आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को चेंज करने का, आपके नजरिए को चेंज करने का काम करती है। ये आप तब समझोगे जब आप लैंग्वेज सीख जाओगे। अभी शुरू में लग रहा होगा सर कुछ नहीं होता सीखने से, होता है बेटे। सोचने की समझने की क्षमता बढ़ भी जाती है और चेंज भी हो जाती है। तो अब तक जितना हमने पढ़ा था, तो हमें यह पता था कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम अगर लिखा हो किसी भी एक्शन के साथ, तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखें। और अगर हमारा वो वर्ब की फॉर्म जो वहां लिखी हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखी हो, तो हम उसको फिर परफेक्ट में लिख सकते हैं। तो फिर ऐसे तो हमें इसे ऐसे लिखना चाहिए, आई हैव हैड दिस कार फॉर 3 years। बट बेटा मैं ये कहूंगा कि ये सेंटेंस सही था, आपने अब गलत कर दिया है। तो अब कहोगे सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज अ मेन वर्ब यूज हुई है। तो मैं कहूंगा हाँ कि यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी सही है। अब कहोगे सर कैसे? हमें ये बताओ कि ये हमें कैसे ठीक है, हमें ये जस्टिफाई करके जाओ, बता के जाओ कि ये अगर ठीक है तो क्यों ठीक है, किस वजह से ठीक है। तो उसके लिए हमें जानना होगा प्रीपोजिशन का यूज, फोर प्रीपोजिशन का यूज। अब देखिए फोर प्रीपोजिशन का क्या यूज होता है बेटा? तो फोर प्रीपोजिशन का यूज देखिए हम होता, फोर के बाद हम टाइम लिखते हैं, और टाइम कैसा लिखते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखते हैं। वेरी गुड। यानी फोर प्रीपोजिशन के बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखी जाती है। तो ध्यान रखना, जब हम फोर के बाद जब भी हम फोर के बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन करते हैं, तो हम उन्हें 3 तरह के टेंसेज में लिख सकते हैं। ध्यान रखना कि जब भी 4 प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहीं लिखा हुआ दिख जाए, तो अपने दिमाग में याद रखना कि ये सिर्फ परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होता। अब तक जो बुक्स में आपने पढ़ा था वो सारा ठीक था, लेकिन कहीं जब हम एडवांस लेवल पे अब चीजों को लेकर जाएंगे तो आपको चीजें दिक्कत देंगी।
अब वो नो एरर का क्वेश्चन था, यहां इसमें नो एरर थी। अगर आपके एग्जाम में आ जाता ये वाला क्वेश्चन तो ये नो एरर था, लेकिन आप उसको रूल पढ़ के गए थे, घर से रूल पढ़ के गए थे, लगा के आए इसमें ए पार्ट में एरर है मान लो, या हैव एरर है। आपने सोचा कि मेरा क्वेश्चन सही है, घर आके देखा तो क्वेश्चन गलत। ये कैसे गलत हो गया, ये तो मुझे आता था, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो बेटा रूल्स आर फॉर दी फूल्स, रूल्स होते फूल्स के लिए है। रूल्स के पीछे का लॉजिक जब तक आप नहीं समझोगे ना, आप रूल्स को कितना भी रट लो बेटा, रूल्स होते जर्नलाइज्ड चीज होते, कि हमने एक सिचुएशन को जर्नलाइज कर दिया कि जब जब आप ऐसा देखो ऐसा कर लो। वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही काम करते हैं, अगर वो सिचुएशन नहीं होगी तो वो रूल सब धरे रह जाते। अब देखिए मैं ये कहूंगा कि ये कैसे होता। तो जब भी हम फोर प्रीपोजिशन प्लस उसके साथ टाइम लिखा देखे तो हम उसको इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लिख सकते हैं और परफेक्ट में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट का ही ले लो, यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लिख सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या सिचुएशन होगी जो हम उसे इंडेफिनिट में लिखें और क्या सिचुएशन होगी जो हम उसे परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखें। ध्यान रखना, अगर हमें यह दिखाना हो कि वो एक्शन उतनी ड्यूरेशन तक के लिए फैक्ट है, क्या है बेटा, फैक्ट है। फैक्ट का मतलब होता कि उतने ही ड्यूरेशन के लिए वैलिड है, न उसके बाद न उससे पहले। यानी जब हमें एक फैक्ट को दिखाना हो, एक सच को दिखाना हो, एक जर्नल टर्म को दिखाना हो तो हम वहां पर इंडेफिनिट लिख सकते हैं। लेकिन जब हमें कंप्लीशन और इनकम्प्लीशन दोनों दिखाना हो तो हम यहां पर इनकम्प्लीशन दिखाने के लिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस लिखते हैं। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमेशा लिखेंगे, लेकिन अगर वर्ब हमारी कोई ऐसी होगी जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आ सकती तो हम वहां पर परफेक्ट टेंस लिखेंगे। अब मैं आपको इसी चीज को पीछे लेके चलता हूं। आप कहोगे सर इन तीनों का मीनिंग क्या क्या निकलेगा, सिचुएशन क्या क्या होगी, इन दोनों का मीनिंग तो सेम सेम होगा, क्या इन तीनों का मीनिंग अलग होगा या दो का मीनिंग सेम होगा या दोनों तो का मीनिंग अलग अलग होगा। जो भी आपके डाउट हैं अब मैं आपको पीछे लेके चलता हूं और उन डाउट को मैं सोल्व कराने की कोशिश करता हूं। तो देखिए अगर हम यहां देखें तो यहां पर हमने इसीलिए परफेक्ट टेंस लिखा फोर प्लस टाइम के साथ, क्योंकि ये वर्ब हमारी कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती। अब ये भी सही माना जाता है और ये इनकम्प्लीशन को शो करता है। अब इसका मीनिंग चेंज होगा या नहीं होगा, बस इस डाउट को दूर कर दिया मैंने, तो आप भी मान लोगे कि हाँ सर ठीक कह रहे हैं। फिर मैंने कहा ये भी ठीक होगा, अगर हम 4 के साथ ड्यूरेशन लिखकर, 4 लिखा हमने, 3 इयर्स ड्यूरेशन लिख दी, तो जब हम 4 प्लस ड्यूरेशन लिखते हैं तो उसे इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया था कि इंडेफिनिट में लिखने का मतलब है कि वो एक्शन उतने ही टाइम के लिए वैलिड है, यानी वो फैक्ट तो है। इंडेफिनिट में हम क्या लिखते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट, प्रोवर्ब्स, तो वो एक फैक्ट है लेकिन उतनी ड्यूरेशन के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे ऑफिस से कार मिली है, तो वो कार मेरे पास 3 घंटे के लिए है। जैसे आप लोग अपने घर से, आपका दोस्त है और आप हैं, आपने अपने दोस्त से पार्टी के लिए मोटरसाइकिल मंगवा ली कि भाई हेलो कहाँ है भाई, अरे यार बाहर चलना है यार, दावत है यार, गाड़ी ली यार पापा से कह के। तो फिर तुम कह रहे हो कि यार पापा से पूछ ले यार, पापा से एक बार इजाजत ले लो। तो पापा ने चल चल ले जा, ठीक है 3 घंटे में आ जाना वापस, ठीक। अब सिचुएशन क्या है बेटा कि आपके पास गाड़ी तो है वो, अब वो गाड़ी कितनी देर के लिए है, 3 घंटे के लिए। तो अब हमें यह बताना है कि वो उतनी ही ड्यूरेशन के लिए वैलिड है। तो ऐसे ही मान लो ये कोई पुलिस ऑफिसर होगा, अब इस पुलिस ऑफिसर की कहीं ड्यूटी है मान लो, तो हमें पता है कि जब हम 4 के साथ इंडेफिनिट लिखते हैं तो उसका मतलब निकलता है कि वो एक्शन उतनी ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड है।
तो यहां पर लिख दिया आई हैव दिस कार फॉर 3 years, कि ये कार मेरे पास सिर्फ 3 सालों के लिए है, 3 साल बाद ये कार मेरे से चली जाएगी। जैसे मैंने लिखा आई हैव अ कार, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक कार है। अब ये फिक्स नहीं है, हो सकता कल चली जाए, परसों चली जाए, या हो सकता कभी जाए ही नहीं। लेकिन जब हमें स्पेशली मेंशन करना हो कि ये जो कार है ये मेरे पास कितनी ड्यूरेशन के लिए है, या ऐसे ही कोई और चीज मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमें घूमने की इजाजत मिली है 3 दिन की, तो हमारे पास जो घूमने की फ्रीडम है वो 3 दिन की है, तो हमें मेंशन करना है कि वो कितने दिन के लिए वैलिड है। तो हम इंडेफिनिट टेंस के साथ भी 4 प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिख सकते हैं उस सिचुएशन में जब वो एक्शन केवल उतनी ही ड्यूरेशन के लिए वैलिड दिखाना हो तब। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब क्या लिखा है, अब इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने लिखा रेशमा हैज बीन वेटिंग फॉर यू, कि जो आपकी एक रेशमा फ्रेंड है वो आपके लिए वेट कर रही है। अब हमें पता है कि जो हैज बीन वेटिंग है ये कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तब लिखा जाता है जब 4 प्रीपोजिशन के बाद कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखी हो। अब यहाँ कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम ना लिख करके एक प्रोनाउन लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर टेंस कोई और लिखा जाएगा। अब यहाँ टेंस कोई और लिखा जाएगा, तो अब यहाँ जब हमने लिखा ही नहीं, जब हमने यहाँ मेंशन ही नहीं करा ड्यूरेशन ऑफ टाइम को या पॉइंट ऑफ टाइम को, तो यहाँ कंप्लीशन इनकम्प्लीशन दोनों नहीं दिखाने। तो अब आप यहाँ सिंपली कोई दूसरा टेंस यूज कर दो और ये सेंटेंस हो जाएगा सही। यहाँ आप कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख दो कि वो अभी इंतजार कर रही है आपका। ठीक, अब मान लो जो ये रेशमा इज वेटिंग देयर फॉर 5 आवर्स। अब हमने ये देखा कि 4 के बाद 5 आवर्स हमने ड्यूरेशन लिख दी, तो हमें पता चल गया कि ये जो एक्शन है हमारा वेटिंग करने का ये 5 घंटे कंप्लीट हो चुका है, कि बेटा आज कटोगे तुम्हारी हड्डियां घर जा करके, रेशमा 5 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो अब हमें यहाँ कंप्लीशन भी दिखाना है, और अभी जब तक वो नहीं पहुंचेगा क्या पता इंतजार करे ही, या हो सके जाने से पहले ही चली जाए। तो अभी हमें ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ वो अभी इंतजार और कर रही है, जाओ उससे जाकर मिल लो। तो इसके लिए हमें कौन सा एक्शन यूज करना है जो ये भी दिखाए कि कॉन्टिन्यूअस भी है और कंप्लीट भी है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहां लिख देंगे तो ये सही हो जाएगा। अब देखो, अब अगर हम यहां देखें तो रेशमा इज वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है, फॉर 5 आवर्स। अब हम यहां देखें तो ये इतना यहां लिखा था, तो ये इतना लिखा होता तो सही है, क्योंकि हम यहां लिख देते रेशमा इज वेटिंग, ऊपर वाले में यही तो लिखकर सही करते हैं हम उसे फॉर यू, कि वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। तो इतना होता तो ठीक था, लेकिन हमने 4 प्रीपोजिशन लिखकर उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम लिख दिया। देखिए मैंने यहाँ आपको फॉर यू क्यों लिखकर दिखाया है, क्योंकि बेटा हमेशा ऐसा नहीं होता कि 4 के बाद टाइम ही लिखा हो। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तभी लिखना है जब 4 के बाद कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखी हो। कभी कभी एग्जामिनर इस तरह से भी क्वेश्चन दे देता है कि 4 तो लिखता है लेकिन 4 के बाद टाइम नहीं देता। तो जब 4 के बाद टाइम ही नहीं दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम लिखेंगे क्यों, और लिखेंगे नहीं तो हमारा ये एरर माना जाएगा। वेरी गुड। अब हमने ये देखा रेशमा इज वेटिंग फॉर यू फॉर 5 आवर्स। ठीक, अब वो 5 आवर्स से आपका इंतजार कर रही है, ये हमें दिखाना है वो कंप्लीट हो चुके हैं, अभी भी कर रही है। अब कौन सा टेंस यूज करोगे, तो जो यहां हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कुछ और चीजें समझ आई होंगी। अब देखिए क्या था, अब मुझे आपको ये दिखाना है कि जब हम ये लिखते हैं, यहां पर लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और यहां पर लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमने यहां पर ये देखना है कि क्या इन दोनों का मीनिंग सेम है और क्या इन दोनों का मीनिंग अलग है, क्योंकि यही तो हमारा डाउट था। क्योंकि हम जो वर्ब का कंटीन्यूअस नहीं बनता उनको मजबूरी बन जाती है कि हम परफेक्ट में लिखें,
बन जाती है नहीं। तो आपको लगेगा कि परफेक्ट में लिख देंगे तो मीनिंग तो चेंज हो जाएगा। नहीं बेटा, क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि आपने परफेक्ट में तो लिखा है। ठीक है, अगर आप सिर्फ परफेक्ट में लिखते तो मीनिंग चेंज हो जाता, लेकिन परफेक्ट के साथ टाइम भी लिखा है, 4 प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये परफेक्ट यानी कंप्लीशन दिखाएगा इस ड्यूरेशन का, कि एक्शन कंप्लीट है इतनी ड्यूरेशन के लिए, और आगे अभी जारी है। जैसे हमने ऊपर वाला सेंटेंस में देखा, रेशमा हैज बीन वेटिंग देयर फॉर 4 आवर्स। ठीक, हमने लिखा रेशमा हैज वेटेड देयर फॉर 5 आवर्स। वेरी गुड। देखो दोनों जगह या तो 5 कर लो या 4 कर लो, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा दोनों के मीनिंग में चेंज है, एक 4 घंटे से एक 5 घंटे से। वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, बट मीनिंग दोनों का सेम ही दिखाना था मुझे। ठीक, वो एरर हो जाती है कभी कभी। तो अब मैंने ये देखा कि आप कहोगे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है तो ये एक्शन पास्ट का ही तो होगा कंप्लीट, लेकिन प्रेजेंट में रिलेशन होगा, तो ये कंप्लीशन ही तो दिखा रहा है। नहीं बेटा, ये कंप्लीशन दिखा रहा है इस 5 आवर्स का, यानी वो 5 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही है, अभी 6ठा घंटा जारी है, जाओ जाके मिलाओ। अब यहां पर भी यही सेंस है कि हैज बीन वेटिंग फॉर यू 5 आवर्स, की 5 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है, अब भी कर रही है, जाओ मिलाओ। तो यहां पर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब लिखते हैं तो हम ड्यूरेशन पर एम्फेसाइज कर देते हैं, और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं तो हम यहाँ एक्शन कंटिन्यू है उस पर एम्फेसाइज करते हैं, लेकिन ओवरऑल मीनिंग हमारा चेंज नहीं होता। अभी कहोगे सर ये तो आपने पता नहीं ऐसे ही हमें एक्सप्लेन कर दिया, ये तो कोई आपकी बात नहीं हुई, आप जबरदस्ती में अपनी बात साबित करना चाह रहे हो, हमें तो दोनों के मीनिंग अलग अलग लग रहे हैं। वेरी गुड। मैं अब आपसे नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि अब आप मुझे ये बताएं, जो आपका ये तीसरा सेंटेंस है ना बेटा, आप ये बताओ मुझे, जैसे आई डैश हिम फॉर 5 ईयर्स। अब हमें पता है कि जब हम 4 लिखते हैं तो उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखते हैं, 5 ईयर्स लिखा है। वेरी गुड। तो यहाँ इस वाली पार्ट में तो कोई एरर नहीं है। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स से पहले सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी लिखा है। ठीक, अब हमें यहाँ बीच में वर्ब लिखनी है। अब वर्ब किस टेंस में लिखनी है वो ऑप्शन में लिखा है। अब अगर हम यहां देखें तो हैव नोन यानी हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बनाएगी हमारा परफेक्ट टेंस। क्या बनाएगी? परफेक्ट। और हैज हैव के बाद लिखा होता तो प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद आई एम नोइंग, तो आईएनजी फॉर्म लिखी हो इज एम आर के साथ तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। हैव बीन नोइंग, तो ये हमारा क्या है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, और वाज नोइंग बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब नो वर्ब जो होती है वो स्टेटिव वर्ब होती है। अब स्टेटिव वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, ये वर्ब चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखो कि कुछ वर्ब स्टेटिव होती हैं, वर्ब में से इतनी सारी वर्ब होती हैं। जितने इंग्लिश में वर्ड है उनकी कैटेगरी है 8, उन 8 कैटेगरी में से एक कैटेगरी है वर्ब। और वर्ब में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इंग्लिश के जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। स्टेटिव वर्ब्स का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, इसका मतलब इसका ये स्टेटिव वर्ब्स है तो इसका भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। अब इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनेगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनेगा, और जब प्रेजेंट पास्ट का कॉन्टिन्यूअस ही बनेगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बन जाएगा? तो यहाँ ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये लो ये हो गया सही, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लिखकर हम क्या बता रहे हैं? जैसे मैंने लिखा आई हैव नोन हिम, तो अगर आप कहोगे कि ये पास्ट का कंप्लीट एक्शन है कि मैं उसे जानता हूं, तो जब आप उसे जानते हो तो क्या आप उसे अब भूल जाओगे? जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन हमें मिला, हम आपसे पूछे डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हो? या आई हैव नोन हिम फॉर 5 ईयर्स, कि मैं उसे 5 साल से जानता हूं। अब जब आप ये किसी से बता रहे हो कि आप उसे 5 साल से जानते हो, तो क्या अब आप उसे आगे भूल जाओगे? आगे ये जानने की जो स्टेट ऑफ एक्शन है ये आगे भी तो कंटिन्यू रहेगा, रहेगा या नहीं?
तो यहां पर हम जो ये कंप्लीशन दिखा रहे हैं परफेक्ट टेंस में, ये हम कंप्लीशन दिखा रहे हैं इस ड्यूरेशन का कि मैं इसे 5 साल से जानता हूं। तो जब हम परफेक्ट टेंस के बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं, तो वो हम एम्फेसाइज करते हैं उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को कि हम इस व्यक्ति को या इस एक्शन को इतने टाइम के लिए ये एक्शन कंप्लीट है, यानी इतने साल से हम इसको जानते हैं और आगे कोई भूल थोड़ी ना जाएंगी। जैसे मान लीजिए हम किसी से कह रहे हैं कि मैं इसे 5 साल से जानता हूं, या आप मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई 5 साल आपका फ्रेंड है, दोस्त है, तो हम 5 साल से दोस्त हैं या 5 साल से फ्रेंड है, तो आगे भी रहेंगे। आप किसी को जानते हो तो ये थोड़ी ना है कि 5 साल से जानते हो और आप भूल गए तो आप बोल कैसे रहे हो, बताओ मुझे। जब आप भूल गए हो कि मैं उसे नहीं जानता, तो आप जब भूल गए, जानते नहीं हो, तो फिर बता कैसे रहे हो कि मैं 5 साल से जानता हूं। और जब 5 साल से जानते हो तो इसका मतलब अभी भी जानते हो, और अभी भी जानते हो मतलब आगे भी जानोगे। आगे चाहे 1 सेकंड के लिए ही जानो, लेकिन आगे बढ़ेगी तो ये ड्यूरेशन। अब जब आगे बढ़ गई, आगे चाहे 1 सेकंड के लिए ही बढ़े, और जब आगे बढ़ गई तो इसका मतलब इनकम्प्लीशन भी इसने शो कर दिया। सोचो जरा, अपने दिमाग पर जोर डालो, समझ आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है आपको समझाने की। अब मैं इसको समराइज करता हूं चीजों को कैसे, कि हम 4 प्लस ड्यूरेशन जब साथ दोनों लिखे हों तो उसको हम 3 टेंसेस में लिख सकते हैं। वेरी गुड। वो 3 टेंसेस में कैसे कैसे लिख सकते हैं? तो अगर वो इंडेफिनिट टेंस में हम उसको तब लिख सकते हैं जब वो फैक्ट हो उतने ही ड्यूरेशन के लिए। जैसे हमने 3 आवर्स लिखा था, वो 3 घंटे के लिए ही वो एक्शन वैलिड है। ठीक। उसके बाद हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम को परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं तब जब हमें इनकम्प्लीशन शो करना हो। अब इन दोनों टेंस में से आप किसी में भी लिख लो, आपको इनकम्प्लीशन ही शो होता हुआ मिलेगा, इनकम्प्लीशन ही शो होगा। तो परफेक्ट टेंस के साथ ध्यान रखना, परफेक्ट टेंस के साथ जब हम 4 प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखते हैं तो वो भी इनकम्प्लीट स्टेट ऑफ एक्शन को दिखाता है, लेकिन वो उतने ही ड्यूरेशन के लिए जितनी उस 4 के ताई लिखी है, उस एक्शन को एम्फेसाइज करता है कि ये कंप्लीट हो गया है और आगे भी जारी है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हमने शुरू में पढ़ ही लिया। उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूजन यहां आकर दूर हो गया होगा, और अगर दूर नहीं हुआ है तो आप दोबारा से क्लास को रिवाइज करना, सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी। अब देखिए, ये आपके एग्जाम में सवाल आया था, आई थिंक मुझे लगता है कुछ पीछे किसी एग्जाम में आया है, एसएससी के ही एग्जाम में आया। अब अगर हम देखें तो ये लिखा है वी आर फ्री फॉर 78 ईयर्स। अब हम 75, अगर हम देखें तो यहां कौन सा टेंस है बेटा? तो यहां पर टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 4 प्रीपोजिशन के बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखी है, तो हमें पता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद 4 प्लस ड्यूरेशन लिखी हो तो वो एक्शन उतने ही टाइम के लिए वैलिड होता है, ना उससे कम ना ज्यादा। तो अगर हम देखें तो इसका मीनिंग निकल के आएगा वी आर फ्री फॉर 78 ईयर्स, कि हम 78 ईयर्स के लिए फ्री हैं। या क्या ऐसा है कि हमें आजादी 78 ईयर्स के लिए ही मिली है, उसके बाद हम दोबारा से गुलाम बन जाएंगे? आप यहाँ 79 कर लो, 80 कर लो, जितने बैठ रहे हैं उतने कर लो। मैंने क्या, शायद उसमें जब इस समय क्वेश्चन ये आया था उसमें कुछ और लिखा था, मैंने अभी कुछ और लिखा है, तो मैं अभी प्रेजेंट में आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में लिखा क्या है। तो हम इंडेफिनिट टेंस में भी ड्यूरेशन लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर एक्शन उतने ही टाइम के लिए वैलिड रहेगा। अब ये एक्शन हम अगर मानते हैं कि सही है ये टेंस ड्यूरेशन के साथ, तो ये एक्शन उतने ही टाइम के लिए ही वैलिड रहना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये इतने टाइम के लिए वैलिड नहीं है। अब तो हमें आजादी मिल गई है, आजादी मिल चुकी है, मिलने का काम आगे भी जारी है। तो अब हमें यहां पर 4 प्लस 4 का मतलब यहां पर इंडेफिनिट टेंस लिखकर हमें फैक्ट बताना नहीं है ड्यूरेशन। अब हमें यह बताना है कि पास्ट में हमें आजादी मिले हुए इतने दिन हो चुके हैं और अभी भी हम आगे आजाद रहेंगे। तो हमें कंप्लीशन और इनकम्प्लीशन दोनों शो करना है।
अब हमारा कंप्लीशन और इनकम्प्लीशन दोनों शो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जो ये इज एम आर होती है, अगर ये मैन वर्ब की तरह यूज हो तो ये भी स्टेटिव होती हैं और इनका भी कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। तो अब हम जिन वर्ब का कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता तो उनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं, हम परफेक्ट में ही लिखते हैं, और उनका भी मीनिंग वही होता है जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ आ गई होंगी। अब आपको इसका आंसर लिखना है, क्योंकि मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे भी तो पता चले कि आप यहां तक वीडियो में पहुंच रहे हो या नहीं, देख भी रहे हो या चीजों को नहीं। देखिए, अगर आपसे सवाल सोल्व नहीं होते, आपसे एरर नहीं बन रही है, आपको समझने में दिक्कत आ रही है, आप क्लास को दोबारा लीजिए। आप रिस्ट्रिक्शन क्यों रखते हैं बेटा? आपको ऐसा क्यों लगता कि आप पहली बार में सीख जाओगे? या आपको ऐसा क्यों लगता कि सर कोई एक ऐसा दे दो हमें पिटारा, गिली गिली छू, बस हम सीख जाएं। सर कोई एक ऐसा मंत्र फूक दो कि हम सीख जाए। ओ भैया, तो यहाँ कोई तमाशा थोड़ी ना चल रहा। आपको अगर ऐसा लग रहा कि कोई टीचर ऐसा कर देगा तो भाई अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। टीचर्स ने यूट्यूब पर इतना मतलब स्तर गिरा दिया है, क्वालिटी गिरा दी है एजुकेशन की बहुत ज्यादा। जो चीजें सिखाने की स्टूडेंट को वो नहीं सिखाएंगे, बाकी उलूल जुलूल सब। ये वापस से टॉपिक पे आते हैं। आपको इसकी एरर को लिख के बताना है कि किस तरह से सही होगा, और मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अभी। अब देखिए ये क्या है। अब अगर मैं आपको इसको सोल्व करा रहा हूं, बस पिछली चीजें रिवाइज दिखानी है। आई हैव दिस डाउट फॉर 3 years। वेरी गुड। अगर हम देखें तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है और मैंने ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा है। अब ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा है 4 + 3 years, 4 + ड्यूरेशन। अब हम 4 के साथ ड्यूरेशन लिखकर अगर इंडेफिनिट टेंस लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्शन है ये उतने ही टाइम के लिए ही वैलिड है, ना उससे कम ना ज्यादा। अब हम ये कह रहे हैं कि मुझे ये डाउट है 3 साल के लिए ही ये डाउट है। अब क्या कोई ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से ही पता हो कि ये डाउट 3 साल के लिए ही रहेगा या 3 साल के बाद ही क्लियर होगा? हो सकता है आपको 3 साल में भी इसको सोल्यूशन ना मिले, हो सकता है अभी मिल जाए, हो सकता है साल भर बाद मिले, हो सकता है 6 महीने बाद मिल जाए, हो सकता है 1 हफ्ते बाद मिल जाए। तो हम यहाँ फिक्स नहीं बता सकते कि ये एक्शन उतने ही टाइम के लिए ही वैलिड रहेगा। तो अब हमारी मजबूरी है कि हम इसे इंडेफिनिट में नहीं लिखेंगे। अब हम इसे लिखेंगे किसमें? अब हम इसे लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट में कब लिखते हैं? जब वो वर्ब का कंटीन्यूअस नहीं बनता। अगर वर्ब का कंटीन्यूअस बन जाए तो लिखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं लिख पाओगे उस वर्ब को, क्योंकि कंटीन्यूअस में स्टेटिव वर्ब यूज नहीं होती, तो फिर हमारी मजबूरी है हम उसको परफेक्ट में लिखकर भी काम चला लेंगे। तो अब यहां पर ऐसा ही है। अब हमें इसको परफेक्ट में लिख देना है, तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिख देंगे, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में ये बताएगा कि मेरे पास ये डाउट 3 साल से है और अभी पता नहीं आगे जाके सोल्व कब होगा। तो यहां ये मीनिंग आ जाएगा और ये मीनिंग यहां पर राइट होगा। तो यहां एरर थी, तो यहां एरर क्या थी कि हमें आई हैव हैड दिस डाउट फॉर 3 years, कि भैया मुझे 3 साल हो गए, मेरा ये डाउट ही खत्म नहीं हुआ। यानी हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि 3 साल खत्म हो गए, लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं कि 3 साल हो गए अभी खत्म ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब अभी आगे भी कंटिन्यू है। अब आगे भी कंटिन्यू है तो हमने कंप्लीशन भी दिखा दी 3 साल की और 3 साल की ड्यूरेशन की, और आगे भी इनकम्प्लीट है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों ही हमने दिखा दिए परफेक्ट टेंस के साथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखकर। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें समझ आ गई होंगी। फिर हमने लिखा आई हैव दिस कार फॉर 3 years। अब ऐसा तो हो सकता है कि हमें पता हो कि कार हमारे पास 3 साल तक ही है, बिल्कुल हो सकता है। हमने मान लीजिए हमारी कार के 3 साल बाद कागज एक्सपायर हो जाते हो, मान लो 10 साल की वैलिडिटी आती है कारों की, मान लीजिए कहीं कहीं ज्यादा भी आती होगी, कम भी आती होगी, मैं एक जनरल टर्म ले रहा हूँ। 7 साल हो गए, आपको पता है 3 साल के बाद ये खत्म है, तो भैया मेरे पास 3 साल के लिए ही है। आपने किसी दोस्त से ली है, आपका दोस्त कोई बाहर गया है 3 साल के लिए, वो आपको दे गया, या आपको कहीं ड्यूटी पे मिली है 3 साल के लिए, आपकी कहीं पोस्टिंग है, तो ये फैक्ट माना जा सकता है कि ये कार का होना ये 3 साल का फिक्स है।
तो जब ये माना जा सकता है तो ये सही है, और ये नहीं माना जा सकता था तो ये गलत था, और गलत था तो क्या सही था, ये आपको आंसर कमेंट में करके लिखना है। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। अब आपका जो भी डाउट हो इस क्लास से रिलेटेड, इस टेंस से रिलेटेड, कुछ भी आपका अगर रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वेलकम है आपका। बाकी अगर आप यहां तक आए हो तो भाई क्या करना है आपको पता ही है, जो भी आपको जैसा भी लगा, जैसा भी लेक्चर लग रहा है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ भी आपको लगता है तो कुछ करें ना करें बट कमेंट में लिखकर जरूर बताया करें कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। तो बाकी अगर अच्छा लगे तो शेयर वगैरह कर देना, और आज पहली बार शायद मैं कह रहा हूँ, क्या ही दिया बट कर देना, अपना शेयर सब्सक्राइब लाइक वाइक जो भी करते कर देना। बट हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए एक नया रास्ता खोलता है कि हाँ मेरे बच्चों को कैसा समझ आ रहा है। आपको कुछ और मुझसे चाहिए, आप इस चैनल पे कुछ और चाहते हो, कुछ भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट में ओपन है बताने के लिए। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लाइफ तो चलती ही रहेगी बेटा। लाइफ में स्ट्रगल सबकी है, हर एक व्यक्ति स्ट्रगल से जूझ रहा है। आपको लगता है कि सिलेक्शन लेने के बाद सुकून है, सिलेक्शन लेने के बाद अपनी एक अलग ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या आपको लगता होगा पैसा मिल जाएगा तो सुकून मिल जाएगा, तो शायद कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर उसके बाद फिर से स्ट्रगल बढ़ जाएगा और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। तो अभी आप जहां हैं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और भाई खुश रहो, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। बाकी अपने ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करो कि आपके पास इतना अच्छा फ़ोन है, आपके पास सेहत है, आप मुझे देख रहे हो, सुन पा रहे हो, चल मतलब जो भी आपके पास है हर एक चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहो भाई। बाकी अपना पढ़ते रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। दुआओं में याद रखना, मेरे लिए भी कुछ दुआ करना, अपने लिए भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, खुदा हाफिज़।